हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का एक बार फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। ये बीडीडीएच नोवेल का एपिसोड नंबर 240 और इसमें जियन 9 स्टार दोजो में ब्रेक थ्रू करने वाला है, जिसके बाद उसकी टोली पहुंच रही होगी एंशिएंट रीजन स्टेज पे। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट को लगातार लाते रहते हैं। चलो अब जानते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। क्योंकि जियन याहू लियांजिन को खात्मा कर ही चुका था, अभी वो एक गोल्डन जायंट के फॉर्म में था। इस वजह से किसी को पता नहीं होता कि आखिर वो कौन है। लिu कैंग जो कि प्रोफाउंड का सेकंड डेप्यूटी चीफ होता है, वो जियान से सवाल जवाब करने की कोशिश करता है, लेकिन जियान से पूरी तरीके से इग्नोर मार के इस बंदे के ऊपर लात घूंसों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वेल एक्चुअली उसने एक ही पंच का यूज किया था, जिसमें लिu कैंग की फुटबॉल बन जाती है। लिu कैंग जो कि लगातार खून फेंक रहा था, वो समझ जाता है कि इसकी इंटेंशन सही नहीं है। तुरंत ही वो प्रोफाउंड का सेक्ट के सारे एक्सपर्ट्स को साथ में मिलकर उस गोल्डन जायंट के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन ये सब भी जियान के एक अटैक को नहीं झेल पाते। ग्रुप के ऑलमोस्ट सभी लोग एक ही पंच में पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब भाई लिu कैंग भी डिसाइसिव इंसान था। जब सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, वो तुरंत ही जगह से रफू चक्कर होने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो दूर जा पाता, एक गोल्डन फिगर उसके पीछे अपीयर हुआ था। उसका वो गोल्डन फिश जो कि फाइटिंग मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा हुआ, वो लिu कैंग के पीठ में जाके टकराता है। कुछ इस तरीके से प्रोफाउंड का सेक्ट के डिप्टी चीफ की जान चली जाती है। खैर हमारा जियन नेताओं की तरह कामों का दूता छोड़ता नहीं है। वो एक करके प्रोफाउंड का सेक्ट के सभी एल्डर्स की चटनी बना देता है। हालांकि एक बुड्ढा भाग गया था, बट उसे कालीन पकड़ के लाती है। इस तरीके से मैटर खत्म हुआ था। अब क्योंकि येनिन का ग्रुप भी काफी वीक था, इस वजह से जब जियन इन्हें इनवाइट करता है, येनिन ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। इन सभी को जाना होता है एंशिएंट रीजन स्टेज पे, क्योंकि वहाँ पे फेरोशियस बीस्ट एंटर नहीं करते। वहाँ जाने के दो रास्ते थे, एक रास्ता होता है सेफ और एक होता है डेंजरस। लेकिन डेंजरस रास्ता शॉर्ट था, लेकिन एक स्नेक ब्लड लाइन का मैजिकल बीस्ट जिसका नाम होता है एंशिएंट हेवन डीवन पाइथन, उसने मेन रोड पे अपने अड्डे को बना के रखा था। जब जियन इसके बारे में सुनता है, तुरंत ही उसकी आंखें चमकने लगती है, क्योंकि उसने इस बीस्ट के बारे में पढ़ के रखा था। इस बीस्ट के हेल्प से जियन की फिजिकल बॉडी और भी पावरफुल हो सकती है, और किंग कोंग ग्लास बॉडी को पीक तक प्रैक्टिस करने के लिए उसे अपनी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने की जरूरत थी। फिर ये सभी जाती है डीमन पाइथन की टाइप में। कुछ ही समय के बाद इनकी उससे मुलाकात हो जाती है। ये एक बहुत ही ह्यूज ब्लैक कलर का पाइथन था। इसकी बॉडी को ब्लैक स्केल्स ने कवर करके रखा होता है, जिन्हें ब्लैक फॉग ने सराउंड करके रखा था। कुछ समय के बाद उस बीस्ट के साथ जियन की टोली की फाइट शुरू हो जाती है। हमारी कालीन भी 7 कलर्ड हेवन सॉलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म होकर आसमान में जाके उस पाइथन के ऊपर हमला करने शुरू कर देती है। इस हेवन डीमन पाइथन की स्ट्रेंथ होती है डोजन पीक के 5th चेंज की, लेकिन अच्छी बात है कि जियन के पास ग्रुप का साथ है, वरना उसे एंग्री बुद्ध लोटस फ्लेम का यूज करना पड़ता। फाइट काफी लंबे समय तक चलती रहती है। भले जियन किंग कोंग ग्लास बॉडी का यूज कर रहा हो, तब भी उस पाइथन के अटैक्स उसे काफी चोट पहुंचा रहे थे। जब वो डीमन पाइथन अपनी टेल से जियन को शिकार बनाता है, जियन दर्द को सहते हुए उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। फिर उसने अपनी दूसरी फिस्ट का यूज करके देगू से शुरू कर दिए थे, लेकिन तब भी जियन को ऐसा लगता है कि बीस्ट उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसी समय पे चिंगलिन की आवाज उसके कानों में एंटर करती है। वो कहती है, यंग मास्टर इसकी आंखों को मुझे देखने दो। जैसे जियन फोर्सफुली पाइथन के मुंह को उसकी तरफ करता है, चिंगलिन अपने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स का यूज करती है, और रिजल्ट हमें तुरंत ही मिलता है। लेकिन क्या ये रिजल्ट काफी होगा? चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। इस समय उस एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन की आंखों में 5 फुट बड़े जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स छपे हुए होते हैं। जैसे जैसे जेड ग्रीन फ्लावर रोटेट होते हैं, इसमें से वेव आफ्टर वेव डिमोनिक एनर्जी रिलीज होती है। ऐसी एनर्जी की वजह से एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन का जो भी किलिंग इंटेंट होता है, वो ग्रेजुअली डिमिनिश होने लगता है। डिमोनिक आंखों की इसी पावर को सेंस करके जियन अंदर से रिलीफ फील करता है। इन जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स की वजह से चिंगलिन के पास स्नेक शेप के मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल करने की बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है। लेकिन क्या चिंगलिन इस एंशिएंट हेवन पाइथन को भी कंट्रोल कर पाएगी? इसके बारे में जियन भी थोड़ा अनसर्टन था। आखिरकार इसकी स्ट्रेंथ 5 चेंज पीक दोजन के लेवल की है। उसके दिमाग में थॉट आया ही था, तभी एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन की वो आंखें जो कि डिम हो चुकी होती हैं, अचानक से स्ट्रगल करने लगती हैं। उसकी वो ह्यूज बॉडी अचानक से ट्रेम्बल होने लगी थी। इसके शरीर में से वेव आफ्टर वेव फ्राइटिंग ब्लैक फॉग रिलीज हो रहा था। लगता है उसने चिंगलिन की इंटेंशंस को डिटेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से उसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। एक फेरोशियस बीस्ट जो कि स्ट्रेंथ पे पहुंच चुका हो, भले ही उसकी इंटेलिजेंस चाहे कितनी भी लो हो, उससे आसानी से डील कैसे किया जा सकता है? जब एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स के इफेक्ट को रेजिस्ट कर लेता है, जियन के चेहरे पे शॉक फ्लैश हुआ था। उसका पंच तुरंत ही आगे बढ़ गया था। एक बड़ा सा हेवली फ्लेम का क्लस्टर आगे जाता है। इसने एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन की बॉडी को सराउंड कर लिया था, जिससे वो काले रंग का धुआं काफी जल्दी वेपराइज होने लगता है। अटैक करने के बाद जियन डीप आवाज में कहता है, इसे सरप्राइज करो। जैसे आसमान में काइलिन जो कि हेवन सोलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है सुनती है, उसकी पूरी बॉडी कर्ल हो जाती है। उसकी बॉडी में से एक इनविजिबल प्रेशर एमिट होने लगा था, जो कि इस डीमन पाइथन को सरप्राइज करने की कोशिश करता है। जब उसकी ब्लड लाइन सरप्राइज होती है, तो उसकी बॉडी में से बाहर आने वाला फ्लॉग अपने आप ही रिट्रीट करने लगता है। साथ में एल्डर चिनचैंग, येनियन और बाकी लोग भी कई दुखी पिलर्स को शूट करते हैं। ये एनर्जी किसी रस्सी की तरह काम करती है, जो कि डीमन पाइथन को रैप कर लेती है। भले एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन पावरफुल हो,
हो, लेकिन जब इतने सारे लोग मिलकर से सप्रेस कर रहे हो, एक मोमेंट के लिए वो भी स्ट्रगल नहीं कर पाता। उसके उस भयानक से मुंह में से लगातार रोज की आवाजें बाहर आती हैं, जिसकी वजह से पूरा पार्ट रैम्बल होता रहता है। एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन के स्ट्रगल को देख के जियन चिल्ला के बोलता, चिंगलिन जल्दी करो। चिंगलिन हल्के से नॉड करती है। एक गहरी सांस लेने के बाद उसके दोनों हाथ काफी कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस चीज को परफॉर्म करने लगते हैं। जैसे जैसे उसकी हैंड सीज कंप्लीट होती जा रही थी, उसकी बॉडी में से एक हल्का सा रोर बाहर आता है। जब ये रोर अपीयर होता है, जो कि अपने साथ एंशिएंट ऑरे को ला रहा था, तभी चिंगलिन के पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। हम एक 10,000 फुट बड़े इल्यूजनरी फिगर को देखते हैं। इसका आकार किसी स्नेक के जैसा होता है। इस इल्यूजनरी फिगर की बॉडी में से लगातार एक एंशिएंट ऑरा रिलीज होता है। हमें इसके 9 सर दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स ये वही 9 हेडेड हेवन सर्पेंट होता है जिसे जियन पहले ही मिल चुका है। जिस मोमेंट में 9 हेड्स वाला हेवन सर्पेंट अपीयर होता है, उस एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन की बॉडी तुरंत ही कांप जाती है। उसकी दोनों आंखों में गहरे डर को देखा जा सकता था। ऐसे तो एंशिएंट स्नेक एंसेस्टर लेवल की ब्लड लाइन के प्रेशर को सेंस करके ये हेवन डीमन पाइथन चाहे कितना भी वायलेंट हो, इसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। जब चिंगलिन इस 9 सरों वाले हेवन सर्पेंट के इल्यूजनरी फिगर को समन करके इस डीमन पाइथन को पूरी तरह सरप्राइज कर लेती है, उसकी आंखों में जो 3 हरे रंग के फ्लावर्स होते हैं, चिंगलिन कहती है, ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स डेमोनिक आई ओपन। तुरंत ही वो फूल खिल गए थे। जहाँ पे तीनों जेड ग्रीन फ्लावर्स कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे एक हरे रंग का डेमोनिक पीपल अपीयर होता है। ऐसा लगता है ये धीरे धीरे करके जाग रहा है। इसमें से बोन चिलिंग ऑरा रिलीज हुआ था। जिस मोमेंट में डेमोनिक आई ओपन होती है, चिंगलिन के सामने का स्पेस क्रैक हो गया था। हम उस बड़े से एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन की बॉडी को वहीं पे थमते हुए देखते हैं। जियान की आंखें इस डेमोनिक आई को देखती हैं। जब वो रियलाइज करता है कि उसकी आंखें काफी एब्सेंट लग रही हैं, वो अंदर से शॉक हो गया था। वो जल्दी से हेवन डीमन पाइथन को रिलीज करके पीछे पुल बैक करता है। साथ में जियान चिल्ला के बोलते हैं, सभी लोग पीछे आओ। जियान को ऐसे पीछे जाते हुए देख सभी लोग समझ जाते हैं कि चिंगलिन की डेमोनिक आई किसी दोस्त या दुश्मन को नहीं देखती। सभी लोग जल्दी से बिखर जाते हैं। किसी के भी उस डेमोनिक आई की एरिया में रहने की हिम्मत नहीं होती। हम जियान को दूरी पे खड़ी हुई देखते हैं। अब भी की चिंगलिन उस 9 हेड सरपेंट की थोड़ी सी सोल को कंट्रोल कर पा रही थी। जियान कहता है, चिंगलिन की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स काफी ज्यादा फ्राइटनिंग है। अगर मैं स्नेक ट्राइब का मेंबर होता तो शायद मेरी भी इस हेवन डीमन पाइथन जैसी हालत होती। अगर वो उस 9 हेडेड सरपेंट को पूरी तरीके से सम्मन कर देती है तो चिंगलिन बहुत ही फ्राइटनिंग हो जाएगी। आखिरकार एंशिएंट हेवन सरपेंट को हेवन डीमन फिनिक्स या फिर एंशिएंट बॉय ड्रैगन से कंपेयर किया जा सकता है। जैसे ही वो अनयूजुअल सी डेमोनिक आई रोटेट होती है, इसमें से एक अंगूठे जितनी चौड़ी हरे रंग की लेजर बीम शूट हुई थी। जैसे ये रे ऑफ लाइट हेवन डीमन पाइथन की सर से जाकर टकराती है, बहुत ही तेज से वहाँ पे एक चिन्ह बन जाता है। तुरंत ही वहाँ पे हमें एक हाथ के साइज के हरे रंग के फ्लावर को सरफेस होते हुए देखते हैं। जब एक ग्रीन फ्लावर अपीयर हुआ था, उस एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन की आंखों में जो भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस रह गया होता है, वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाता है। अब वो आंखें काफी खाली सी लगती हैं। जब जियान आसमान में इस डीमन सरपेंट को इस तरीके से पॉज होते हुए देखता है, उसके अंदर एक हैप्पीनेस फैल जाती है। अगर सच में चिंगलिन इस क्रीचर को कंट्रोल कर पाती है तो उसके ग्रुप की पावर काफी राइज हो जाएगी। अगर हम इस पूरे एंशिएंट वेस्टर्न रीजन की बात करें, तब भी एक 5 चेंज पीक दोजन एक्सपर्ट यहाँ पे भी एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस है। इस फ्लावर के फॉर्म होती ही चिंगलिन अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो 9 सरों वाला एंशिएंट हेवन सरपेंट फिगर जो कि उसके पीछे होता है, हम उसे डिसअपीयर होते हुए देखते हैं। आसमान में फैला हुआ एंशिएंट ऑरा भी चुपचाप से गायब हो जाता है। आसमान में जो भयानक सा हेवन स्वॉलिंग पाइथन होता है, हम उसे एक इंचेंटिंग फिगर में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। वो तुरंत ही नीचे आ गई थी। उसकी सरप्राइज से भरी आंखें चिंगलिन को देखती हैं। जिस 9 हेड सरपेंट की सोल को चिंगलिन ने सम्मन किया था, उससे मेडुसा को भी थोड़ा सा डर लगता है। शायद ऐसे अबनॉर्मल एग्जिस्टेंसेस से वो लेजेंडरी 9 क्लड हेवन स्वॉलिंग पाइथन ही कंटेंट कर सकता है। तुरंत ही आसमान में एक गोल्डन लाइट फ्लैश होती है। जियान वापस से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। वो चिंगलिन के साइड में प्रकट होकर पूछता है, क्या तुमने इसे कंट्रोल कर लिया है? चिंगलिन नॉड करती है। वो कहती है, अच्छी बात है कि हमने इसकी काफी स्ट्रेंथ को एग्जॉस्ट कर दिया। एडिशनली बिग सिस्टर काइलिन के स्पिरिचुअल प्रेशर का भी हमारे साथ था, वरना मैं इसे सबड्यू नहीं कर पाती। फाइनली बात को कंफर्म होती हुई देख जियान के दिल के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर हट जाता है। तुरंत ही वो पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें देखती है उस बड़े से माउंटेन को जिसे ब्लैक फॉग ने सराउंड करके रखा था। जियान कहता है, बहुत अच्छे, चलो हमें जल्दी से उस ब्लड पूल को ढूंढना होगा। अभी जियान की आंखें काफी फायरी हॉट होती हैं। तुरंत ही उसकी बॉडी मूव होती है। वो माउंटेन की तरफ चला जाता है। ये देख के काइलिन, लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। भले ये बड़ा सा पार्ट देखने में काफी ज्यादा डेंजरस लगता हो, लेकिन इसके आसपास कोई बीच नहीं रहता था। इस एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन ने इन सभी को भगा दिया था। अच्छी बात यह कि इसकी वजह से जियान का काफी ट्रबल बच जाता है। वो उस हल्की से एनर्जी रिपल को लगातार फॉलो करता रहता है जो कि माउंटेन के अंदर से आ रही थी। काफी जल्दी उसे हेवन डीमन पाइथन की गुफा मिल जाती है। हेवन डीमन पाइथन की केव इस माउंटेन के मिडिल में होती है। ये जगह एकदम डार्क और कोल्ड थी। यहाँ पे काफी मॉइस्चर होता है। अगर कोनों में ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हड्डियों की टालें लगी हुई थी। इनमें से कई हड्डियां इंसानों की होती हैं। इन्हें देख के कहीं न कहीं जियान भी चौंक जाता है। आखिर वो कौन अनलकी लोग रहे होंगे जो कि इस हेवन डीमन पाइथन का फूड बने हैं। इन सब भी हड्डियों की टाल को देख के पूरा ग्रुप काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर ये लगातार केव को सर्च करते रहते हैं। गुफा का जो एंड होता है वाकई पत्थर लाल थे। इन बिखरे हुए पत्थरों के बीच में एक 100 फुट चौड़ा पूल होता है। ये पूल काले रंग
जियान के खून की वजह से सैचुरेट हो चुका था। ओकेजनली हम इस ब्लड पूल में से कुछ बड़ी बबल्स को राइज होते हुए देखते हैं। जैसे ही बलबूले फूटते थे, इनमें से एक एक्सट्रीमली डेंस एनर्जी रिलीज होती है। इस पूल के अंदर कुछ बीस्ट की हड्डियां तो फ्लोट कर रही थी। देखने से मालूम पड़ता है कि सेवन डिवन पाइथन ने कुछ फेरोशियस बीस्ट को भी अंदर डाल दिया है। इतनी गाढ़े लाल रंग को देख के शाओशान की त्वचा भी नम हो जाती है। वो पूछती है कि यही हेवन डिवन ब्लड पूल है। जियान हल्के से नोट करता है। वो कहता है मोस्ट लाइकली यही चीज है। वो सेंस कर पा रहा था कि इस ब्लड पूल के अंदर एक एक्सट्रीमली डेंस एनर्जी छिपी हुई है। लगता है इस ब्लड पूल को फॉर्म करने के लिए इस एंशिएंट हेवन डिवन पाइथन ने काफी मेहनत करी है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि सारा बेनिफिट जियान को मिल जाएगा। जियान चिंगलिन की तरफ देख के बोलता है, इस जगह पे मुझे 2 या 3 दिन का समय लग सकता है। चिंगलिन, तुम हेवन डिवन पाइथन को सम्मन कर लो, जिससे इस समय के दौरान वो इस माउंटेन को लगातार गार्ड करता रहे। भले ही आसपास से एक्सपर्ट्स गुजर रहे हो, लेकिन वो बिना किसी कारण के अफेंड नहीं करेंगे। जियान की कमांड को चिंगलिन तुरंत ही सुनती है। वो कहती है, यंग मास्टर जैसी आपकी मर्जी। हम देखते हैं काइलिन को। जब वो उस लाल रंग के पूल को देखती है, उसकी आईब्राउज भी नेट हो जाती है। वो कहती है, क्या ये डेंजरस नहीं है? ये सुन के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, हाँ तुम चिंता मत करो। हालांकि इसके अंदर की एनर्जी बहुत ही वायलेंट है, लेकिन मैं इसे इंड्योर कर सकता हूँ। जियान को इस तरीके से जिद करती हुई देख काइलिन जानती थी कि वो जियान को नहीं रोक पाएगी। वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी होती है, तुम तुरंत ही सिग्नल सेंड कर देना। तुरंत ही वो सभी को इंस्ट्रक्ट करती है, जिससे सभी इस केव से दूरी बना लेते हैं। सभी को ग्रेजुअली विड्रॉ करते हुए देख जियान स्माइल करता है। ऐसा करने के बाद ही वो पीछे मुड़ता है। अब जब उसकी आंखें स्कारलेट पूल को देखती है, ये काफी ज्यादा ग्रेव हो चुकी थी। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके अंदर की एनर्जी इतनी ज्यादा वायलेंट होगी। जियान सोच रहा होता है कि आखिर हेवन डिवन पाइथन ने इसके अंदर क्या क्या फेंका है। जियान पूल के बाहर खड़े होकर थोड़ी देर तक सोचता रहता है। वो कहता है, शुरुआत से मेरा कॉन्स्टिट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग रहा है और तो मेरे शरीर को ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं ये बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं हेवन डिवन ब्लड पूल को संभाल नहीं पाऊंगा। तुरंत उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। उसके पैर जमीन से प्रेस होते हैं। बिना हेजिटेशन के उसकी बॉडी आगे बढ़ गई थी। एक स्प्लैश का साउंड सुनाई देता है। वो सीधा ब्लड पूल में एंटर हो जाता है। जैसे ही जियान का शरीर ब्लड पूल के कांटेक्ट में आता है, लगता है इस ब्लड पूल की शांति भंग हो गई है। ये ब्लड पूल तुरंत ही बॉयल होने लगता है। साथ ही में इसमें से लगातार ब्लड पूले बाहर आते हैं। एक थंडर जैसा मिस्टीरियस साउंड अपीयर होता है। ये काफी दूर तक फैल गया था। हेवन डिवन ब्लड पूल में एंटर करने के बाद जियान को बस एक ही चीज पता थी, और वो होता है पेन। यहाँ पे कोई नॉर्मल पेन की बात नहीं हो रही, बल्कि एक बोन डीप इंटेंस पेन। ब्लड पूल के अंदरूनी हिस्से में एक एक्सट्रीमली वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी भरी हुई थी। जैसे जियान इसमें एंटर करता है, ऐसा लगता है एनर्जी एकदम जाग गई है। ये कई जहरीले सांपों की तरह सीधे जियान की बॉडी को टारगेट बनाती है। एंशिएंट हेवन डिवन पाइथन ने इस ब्लड पूल में काफी अलग अलग कैटेगरी की चीजों को डाला है, जिसकी वजह से अंदर की जो एनर्जी होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग कोरोसिव प्रॉपर्टी को पोजेस करती थी। जिस मोमेंट में एनर्जी के थ्रेड्स जियान की त्वचा से टच में आते हैं, तुरंत ही सफेद रंग का धुआं उठने लगता है और जियान के अंदर का पेन बढ़ता जा रहा था। ऐसे इंटेंस पेन को फील करके जियान पूरी ताकत से गहरी सांस लेता है। तुरंत ही वो दोनों हाथों से हैंड सीज चेंज करता है। उसके शरीर में से हेवली फ्लेम इरप्ट हुई थी। ये एक गोलाकार के फ्लेम बैरियर में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। जियान कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे क्रिएटर को भी फिनिश कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर सकता। जिस मोमेंट में जियान की हेवली फ्लेम अपीयर होती है, उस इरप्ट हुई वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी में से लगातार सिजलिंग साउंड बाहर आते हैं। हेवली फ्लेम इस एनर्जी को लगातार वेपराइज कर रही थी। जब हेवली फ्लेम इस तरीके से एनर्जी को रिफाइन करती है, तो बची हुई एनर्जी काफी ज्यादा डेंडल हो जाती है। वो प्योर एनर्जी के थ्रेड्स में ट्रांसफॉर्म होकर जियान के शरीर के अंदर एंटर करने लगते हैं। जब जियान सेंस करता है कि एनर्जी थोड़ी सी डेंडल हो गई है, उसके दिल को थोड़ी ठंडक पहुंचती है। उसकी हेवली फ्लेम बस उन कोरोसिव प्रॉपर्टीज को रिफाइन कर रही थी जो कि जियान को नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी की एनर्जी जियान के लिए बेनिफिशियल है। इस वजह से रिफाइन होने के बाद वो सीधा शरीर में एंटर करती है। जैसे जैसे ये प्योर एनर्जी की वेव्स लगातार जियान की बॉडी में एंटर करती रहती हैं, वो सेंस करता है कि उसकी स्किन, बोन्स और मसल्स ये सभी खुशी के मारे डांस करने लगे। हर बार जब ये प्योर एनर्जी डिसअपीयर होती थी, जियान क्लियरली सेंस करता है कि उसकी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। फिजिकल बॉडी के लिए सच में सबसे अच्छी जगह है। अपने शरीर के अंदर होते हुए से बदलाव को सेंस करके जियान का चेहरा फूलना नहीं समाता। इस ब्लड पूल की एनर्जी पर रिलाई करती हुई जियान सिर्फ अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की पीक तक नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि वो 8 स्टार डोजन को पीछे छोड़ के सीधा 9 स्टार में एंटर कर जाएगा। क्योंकि एंशिएंट हेवन डिवन पाइथन कई सालों से ट्रेजर्स को इकट्ठा करता आ रहा है, इस हेवन डिवन ब्लड पूल की एनर्जी काफी फ्राइटनिंग हो चुकी है। लेकिन ये तो बस जियान का पर्सपेक्टिव था। भले ही ब्लड पूल के अंदर की एनर्जी टेरिफाइंग हो, लेकिन ये इम्प्योर भी होती है। ये हेवन डिवन पाइथन बहुत ही ब्रूटल क्रीचर है। इसकी फिजिकल बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और इंटेलिजेंस बिल्कुल लो। अगर उसके बच्चे से ऑब्जर्व करते हैं तो वो भी काफी जल्दी इवॉल्व होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके शरीर ऐसी चीजों के लिए बने हैं। अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान इस एनर्जी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, ये इम्प्योर एनर्जी उसकी बॉडी की धज्जियां उड़ा देगी। इससे सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ राइज नहीं होगी, बल्कि उसकी कई सालों की कल्टिवेशन भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हेवली फ्लेम को पोजेस करने की वजह से इस तरीके की एनर्जी जियान के लिए परेशानी खड़ी नहीं करती। हेवली फ्लेम के फ्राइटिंग टेम्परेचर की वजह से सारी इम्प्योरिटीज रिफाइन होती जाती हैं। अभी जियान क्रॉस लाइक पोजीशन में इस ब्लड पूल के अंदर
बैठा हुआ होता है। उसकी बॉडी में एंटर करने वाली एनर्जी का अमाउंट बढ़ता जा रहा था। जियान अपनी दोनों आंखें बंद करके उस समय का वेट कर रहा होता है जब उसे 9th लेयर के दरवाजे की झलक दिखाई देगी। जियान की ऐसी शांत ट्रेनिंग के दौरान फटाक से 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिन के समय के दौरान शाओशियान, काइलिन और बाकी के लोग इस एंशिएंट हेवन डिमन पाइथन की गुफा में ही रहे हैं, क्योंकि आसपास कोई फेरोशियस बीस्ट नहीं है। इस पहाड़ को इन सभी के लिए काफी सेफ कंसिडर किया जा सकता है। वो एंशिएंट हेवन डिमन पाइथन जो कि चिंगलिन के कंट्रोल में होता है उसे रिलीज कर दिया गया था। वो चुपचाप से पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे बैठ के दिन भर अपने मुंह से ब्लैक फॉग को रिलीज करता रहता था। हालांकि इस समय के दौरान कई एक्सपर्ट इस माउंटेन के पास आते हैं, लेकिन जब वो इस भयानक से क्रीचर को देखते हैं ये सभी समझ जाते हैं कि इनकी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली। जब ये फेरोशियस बीस्ट ऑल आउट फाइट करते हैं सभी जानते थे कि कितने डेंजरस साबित हो सकते हैं। और तो और ये फेरोशियस बीस्ट 2000 क्लास के पीक पे है। अगर वो इसे फाइट करने की कोशिश करते हैं तो फिर चोटिल होना तो नॉर्मल है, लोगों की जाने भी जा सकती है। यहाँ पे आने वाले मैक्सिमम लोगों का टारगेट वो एंशिएंट बोधिसत्व ट्री होता है। तो फिर बिना किसी कारण के इस लाल आंखों वाले बीस्ट से कौन फाइट करेगा। इस हेवन डिमन पाइथन की फेरोसिटी पर रिलाई करते हुए इन 2 दिनों में ग्रुप को कोई परेशानी नहीं होती। वो जियान के सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उस ब्लड पूल को। इस समय आधा ब्लड पूल खत्म हो चुका होता है, साथ ही में जो उसका पहले स्कारलेट कलर था अब वो भी काफी रिड्यूस हो जाता है। इन 2 दिनों में जियान ने इतनी ज्यादा एनर्जी को डिवॉर किया था कि इसकी लगभग आधी एनर्जी खत्म हो चुकी है। अभी ब्लड पूल के सेंटर पे जियान बैठा हुआ होता है। उस लाल रंग की एनर्जी से भरे पानी ने उसके आधे शरीर को ढक रखा होता है। अगर 2 दिन पहले से कंपेयर किया जाए तो अभी के जियान की त्वचा काफी ज्यादा रोजी होती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी त्वचा के अंदर खूब सारा खून इकट्ठा हो चुका है। अभी जियान की आंखें पूरी तरीके से बंद थी। उसकी बॉडी बिल्कुल स्टैचू की तरह लगती है, वो बिल्कुल मूव नहीं होती। लेकिन इस मोमेंट में सभी लोग जियान के शरीर के अंदर एक फाइटिंग एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे। ये एनर्जी किसी ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होने का इंतजार कर रही है, बस ब्रेक थ्रू का रास्ता मिलना बाकी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी का बस इंतजार ही किया जा सकता है। सभी के इंतजार करते करते हेवन डिमन ब्लड पूल का पानी धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जाता है। जब तीसरा दिन आता है ब्लड पूल के अंदर का पानी पूरी तरीके से खत्म हो गया था। पानी के पूरी तरीके से गायब होने के बाद जहाँ पे एक समय में ब्लड पूल हुआ करता था वहाँ पे कई सफेद हड्डियां देखी जा सकती हैं। इन हड्डियों में कुछ अजीब सी चीजें होती हैं। जब जियान इन हड्डियों के बीच में बैठा हुआ होता है इन हड्डियों में से लगातार बड़ी सैंड बाहर आता है। उसकी त्वचा के अंदर अभी एक लाल रंग का ग्लो आ चुका था। ऐसा शांति से भरा वातावरण करीब 2 घंटे तक चलता रहता है। अचानक से जियान के शरीर में से एक इनविजिबल रिपल फैलती है। जैसे रिपल फैली थी तुरंत ही हम एक बैंग की साउंड को सुनते हैं। आसपास की जो भी हड्डियां होती हैं वो की इंस्टेंट में डस्ट में बदल गई थी, लेकिन इस रिपल का फैलना बंद नहीं हुआ था। जब ये माउंटेन वॉल से जाके टकराती है ये पूरी गुफा हिल जाती है। इस इनविजिबल फ्लक्चुएशन के रिलीज होते ही अचानक से जियान का ऑरा राइज होने लगता है। ये प्रोसेस बस 1 सेकेंड के अंदर होती है। ये किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। जियान का राइज हो रहा और बस 1 इंस्टेंट के लास्ट करता है। अचानक से जियान की सोल में से एक बैंग वाला मफल्ड साउंड सुनाई देता है। इस मोमेंट में जियान की बॉडी से दुखी बाहर आ गई थी। उसके बड़े बड़े काले बाल डांस करते हैं और उसके कपड़े फ्लटर होते हैं। जिस जगह पे जियान बैठा हुआ था हम वहाँ से कई क्रैक्स को फैलते हुए देखते हैं। पलक झपकते इन सभी क्रैक लाइंस ने पूरे ब्लड पूल को कवर कर लिया था। जिस पल जियान की सोल में से डीप मफल्ड साउंड सुनाई देता है उसी समय जियान अपनी आंखें खोल लेता है। वो आंखों में एक ब्लडी ग्लो होता है। जियान चिल्ला के बोलता किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आती है उसका शरीर एक गोल्डन लाइट को रेडिएट करने लगा था। जैसे ही ग्लो फ्लैश होता है जियान की बॉडी स्वेल होनी शुरू हो जाती है। 10 फीट, 20 फीट, 40 फीट, 50 फीट, 70 फीट और 80 फीट। हाइट का इंक्रीज होना बिल्कुल कम नहीं होता। पलक झपकते ही वो 80 फीट का हो चुका था। और तो देखने से ऐसा लगता है ये उसके फूलने का अंत नहीं है। लेकिन जिस समय में जियान की वो गोल्डन बॉडी 89 फीट तक हो गई थी ऐसा लगता है उसे किसी बोटल नेक का सामना करना पड़ रहा है। उसकी बॉडी का स्वेल होना वहीं पर स्लो हो जाता है। लेकिन जियान की स्टेज पर रुकने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। उसका चेहरा लाल होता है, वो आसमान की तरफ रोर करता है। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी उसकी बॉडी जो की स्वेल होनी बंद हो गई थी अचानक से फिर से फूलती है। ये बड़ी होकर सीधा 90 फीट की हो गई थी। अब ये कहा जा सकता है कि जियान का फिगर सच में एक जाइंट लग रहा था। उसकी बॉडी में से गजब सा ऑरा फैलता है। ये ऑरा एकदम इंडेस्ट्रक्टिबल लग रहा था। फाइनली वो गोल्डन जाइंट अपने पैरों को ऊपर उठाता है। वो ग्राउंड में स्मैश कर दिए गए थे। जब जियान 2-3 बार बैंग 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 के साथ अपने पैरों को जमीन में पटकता है जमीन कई मीटर नीचे धंस जाती है। जियान जो कि उस गोल्डन जाइंट में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है वो एक स्विच साउंड के साथ उस गुफा का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें कैनिबल की तरह टकरा गया था। वो गोल्डन जाइंट बिल्कुल रुकता नहीं है। वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके इस पहाड़ के अंदर एक टनल बनाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जियान इस माउंटेन को पेनिट्रेट करना चाहता है। उसकी बॉडी लाइटिंग स्पीड के साथ सीधे पहाड़ की चोटी की तरफ आगे बढ़ती है। जियान की स्पीड बहुत ही तेज थी। सिर्फ 30 सेकंड के समय में ही पहाड़ के अंदर एक बहुत ही बड़ी टनल क्रिएट हो जाती है। इवेंचुअली जियान की बॉडी और भी राइज होती है। एक बूम साउंड के साथ माउंटेन के ऊपर का पार्ट फट जाता है। ये आवाज पूरे आसमान में गूंजती है। वो बहुत ही भारी भरकम सा दिखने वाला गोल्डन फिगर इस समय आसमान में पॉज हो चुका होता है। ऐसा लगता है उसने गले में सांस को रोक के रखा है। फाइनली जियान ने अपना मुंह खोला था। एक भयंकर सी रोर की आवाज बहुत ही दूर तक फैलती है। जब जियान इस पहाड़ में थोड़ा ताड़ी कर रहा था ऐसी एक्टिविटी को कालिन की टोली सेंस कर लेती है। इस वजह से वो सभी तुरंत ही हवा में जाते हैं। वो
उन्हें आसमान में एक जायंट गोल्डन फिगर दिखाई दिया था। जियान के स्ट्रॉन्ग ऑरा को सेंस करके काइलिन बोलती है उसका ऑरा राइज हो चुका है, क्या वो दोजन के 9 स्टार में ब्रेक थ्रू करने में सक्सेसफुल रहा है। थोड़ी दूरी पे खड़े एल्डर चिंगचिन हल्के से साय करते हैं। वो कहते हैं सच में जूनियर पवेलियन चीफ की ट्रेनिंग स्पीड बिल्कुल तारीफ करने के लायक है। वो लाइफ टाइम की मेहनत के बाद स्टेज तक पहुंच पाए हैं। वहीं पे जियान की एज अभी इतनी कम है, लेकिन उसने ऑलरेडी 9 स्टार दोजन में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और तो एल्डर चिंगचिन इस बात को अच्छे समझते थे कि अगर उनके और जियान के बीच में सच में फाइट हो जाती है तो उनके जीतने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ये सुन के फ्लावर सेक्ट की एल्डर्स भी नोट करती हैं। जब वो फ्लावर सेक्ट में जियान से पहली बार मिले थे तब जियान की स्ट्रेंथ बस 2 स्टार दोजन पे थी, लेकिन तब से अब तक बस 2 साल से कम का समय हुआ है। जियान ऑलरेडी 9 स्टार तक पहुंच चुका है। ऐसी स्पीड की वजह से उन्हें भी शर्म आ जाती है। इस समय नालन यारान की आंखें भी उस गोल्डन जायंट फिगर को देख रही होती है जिसके चारों तरफ एक डोमिनेटिंग ऑरा फैला है। उसकी आंखों में सेल्फ रिडिक्यूल के साथ साथ एक सैडनेस भी फ्लैश होती है। वो इंसान जिसे इसने एक बार ट्रैश बोला था और जिससे अपनी एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दी, वो आज न जाने कितना आगे जा चुका है। लेकिन जिस चीज की वजह से वो हेल्पलेस फील कर रही थी वो ये थी कि उसके दिल में अब इस इंसान के लिए कहीं न कहीं फीलिंग्स ने जन्म ले लिया है। अगर वो तब पहले ऐसी गलती नहीं करती तो शायद इंसान उसका हस्बैंड होता, लेकिन अब उसकी फीलिंग्स बस वन साइडेड रह गई हैं। नालन यारान खुद से बोलती है शायद इसे रेट्रिब्यूशन बोलते हैं। वो थंडर जैसा रोर एक साउंड वेव में ट्रांसफॉर्म होके और भी दूरी तक ट्रेवल करता रहता है। जब ये रोर ग्रेजुअली डिसअपीयर हुआ था, हम आसमान में खड़े उस गोल्डन जायंट को बहुत ही तेजी से श्रिंक होते हुए देखते हैं। उसके शरीर ने उसके ओरिजिनल साइज को रिकवर कर लिया था। वो तुरंत ही गोल्डन लाइट में ट्रांसफॉर्म होके हंसते हुए सभी के सामने आ जाता है। जियान को इस तरीके से खुश होते हुए देख एल्डर चिंगचैंग भी हंसने लगते हैं। वो उसे कांग्रेचुलेट करते हुए बोलते हैं जूनियर पवेलियन चीफ ब्रेक थ्रू के लिए कांग्रेचुलेशंस। जियान भी स्माइलिंग के साथ फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है। वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है। इस समय उसके अंदर से एक फुल होने की फीलिंग आ रही थी। 3 दिन पहले से अभी का जियान काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कहने को तो 8 स्टार के पीक में और 9 स्टार में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस बहुत ही इनॉर्मस होता है। अभी के जियान के गैस के हिसाब से अगर वो किंग ग्लास बॉडी के साथ साथ अपने क्लाइंट हेड को भी अनलीश कर देता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 4 या 5 चेंज पीक दोजन तक पहुंच जाएगी। अगर हम उसमें जियान की ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम जैसी पावरफुल 2 स्किल्स को भी ऐड करते हैं तो जियान एक 6 चेंज पीक दोजन से फाइट कर सकता है। जियान पूछता है क्या पिछले कुछ दिनों में कोई अनएक्सपेक्टेड सीन क्रिएट हुआ। सभी को सिर हिलाते हुए देख जियान स्माइल करता है। उसकी आंखें एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के डीपेस्ट पार्ट की तरफ देखती है। वो आंखें नैरो करके बोलते हैं हम काफी डिले हो चुके हैं, लगता है हमें अपनी स्पीड को बढ़ा के एंशिएंट रीजन स्टेज पे जल्दी पहुंचना होगा, हमारा वहाँ पे लेट पहुंचना सही नहीं है। ये सुन के काइलिन का ग्रुप नोट करता है। इन 3 दिनों के दौरान कई 10-15 ग्रुप्स इस माउंटेन के पास से निकल के गए हैं। इनके आगे बढ़ने की दिशा को देखते हुए मालूम पड़ता है कि ये सभी एंशिएंट रीजन स्टेज की तरफ जा रहे हैं। काफी चांसेस है कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो चुके होंगे। जियान भी जानता था कि उनके पास टाइम की कमी है। वो तुरंत ही अपने हाथों को वेव करके बोलता है चलो हमें भी चलना होगा, हम यहाँ पे और भी डिले नहीं कर सकते। चिंगलिन एंशिएंट हेवन डिवन पाइथन की तरफ पॉइंट करती है जो कि समय हवा में फ्लोट कर रहा था। वो पूछती है कि हम इस बिग फेलो के ऊपर राइड करें, इससे हमारी स्पीड काफी तेज हो जाएगी। इस एंशिएंट हेवन डिवन पाइथन की स्ट्रेंथ इस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोली जाती है। अगर रास्ते में हमारा सामना किसी फेरोशियस बीस्ट से होता है तब भी हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली, हम काफी ट्रबल से बचेंगे। ये सुन के जियान चौंक जाता है। वो तुरंत ही हंस के बोलता है हाँ नेचुरली ये बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले वही मूव हुआ था, उसकी बॉडी एंशिएंट हेवन पाइथन के ऊपर अपीयर होती है। तुरंत ही उसके पीछे हवा के चिरे जाने की आवाज सुनाई देती है। शाओशियन, काइलिन, चिंगलिन के अलावा बाकी सभी वहाँ पे पहुंच गए थे। चिंगलिन के कंट्रोल की वजह से ये एंशिएंट हेवन डिवन पाइथन जो कि बहुत ही ज्यादा वायलेंट है वो इस समय काफी जेंटल हो चुका था। वो बिल्कुल रेजिस्ट भी नहीं करता। जैसे ही चिंगलिन सीटी बजाती है इस हेवन डिवन पाइथन की बॉडी में से एक ब्लैक फॉग रिलीज हुआ था। ये काला धुआं काले रंग के बादल को बना लेता है। तुरंत ही डार्क क्लाउड मूव होता है। ये एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के डीपेस्ट रीजन में एकदम लाइटिंग बोल्ट की तरह शूट हो गया था। कुछ समय पहले यहाँ पे जियान का ग्रुप होता है। एंशिएंट रीजन स्टेज और उस माउंटेन के बीच में काफी डिफरेंस होता है। अगर वो नॉर्मली ट्रेवल करते हैं तो उन्हें वहां तक पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। अच्छी बात है कि इस बार वो हेवन डिवन पाइथन के ऊपर राइड कर रहे हैं, इससे उनकी काफी परेशानी बच गई। एंशिएंट वेस्टर्न रीजन का चप्पा जानता है कि एंशिएंट हेवन डिवन पाइथन कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई ऑर्डिनरी फेरोशियस बीस्ट इसे देख भी लेता है वो तुरंत ही छिपने की कोशिश करेगा। हालांकि बीच बीच में कोई ऐसी जगहें भी थी जहाँ की फेरोशियस बीस्ट की स्ट्रेंथ इस एंशिएंट हेवन डिवन पाइथन से कंपेरेबल होती है। जियान का ग्रुप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। खैर भले वो फेरोशियस बीस्ट इस एंशिएंट हेवन डिवन पाइथन को सेंस भी कर ले तब भी फालतू में इसका पीछा नहीं करेंगे। इस वजह से जियान की स्पीड सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते जियान को कई फैक्शंस के ग्रुप्स दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से मैक्सिमम फैक्शंस वो होते हैं जिनसे जियान कभी पहले नहीं मिला। शायद ये उन्हीं फैक्शंस में से जो अपने आप को हाइड करना पसंद करते हैं। भले सेक्ट्स अपने आप को शो न करते हो लेकिन इनकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इनकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इसका एक उदाहरण वो क्लाउड विंड सेक्ट होगा जिसके बारे में जियान ने कभी सुना भी नहीं होता, लेकिन उस फैक्शन के पास 3 दूसरों क्लास के पीक लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। इनमें से एक बुड्ढा तो बेंशन क्लास में एंटर करने से बस आधा कदम पीछे है। ऐसी स्ट्रेंथ प्रोफाउंड स्काई सेक्ट जैसे सेक्ट के कई ग्रैंड एल्डर से कंपेरेबल है। भले फैक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन जियान की रुक के इनसे दोस्ती करने की कोई इंटेंशन
इंटेंशंस नहीं होती। अब यहाँ पे सभी के आने का सेम गोल है। जब तक दो फैक्शंस के बीच में कुछ खास रिलेशंस नहीं होते, अल्टीमेटली वो एंड में जाके फाइट ही करने वाले हैं। और रिलेशनशिप इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि जैसे एंशिएंट बोधिसत्व ट्री का लालच बीच में आएगा, ये रिश्ते का धागा तुरंत ही टूट जाएगा। अब क्योंकि जियान की टोली इतनी भयानक से बीस्ट के ऊपर राइड कर रही होती है, कई फैक्शंस की जियान के साथ दोस्ती करने की इंटेंशंस होती है, लेकिन जियान इन सभी को अपॉर्चुनिटी देता ही नहीं है। वो चिगले से बीस्ट की स्पीड को बढ़ाने के लिए बोलता है, जिससे वो सभी लोग पीछे रह जाते हैं। जब बिना किसी रोक टोक के जियान का ग्रुप लगातार 2 दिन तक ट्रैवल करता रहता है, वो ग्रेजुअली एंशिएंट रीजन स्टेज के काफी पास पहुंच जाते हैं। र्यूमर के हिसाब से एंशिएंट रीजन स्टेज वही जगह है जहाँ पे एंशिएंट टाइम में बहुत ही बड़ी बैटल हुई है। उस बैटल में कई पावरफुल एक्सपर्ट्स ने अपनी जान खोई थी। इसी रीजन की वजह से वो एरिया एक अजीब से प्रेशर को पोसेस करता है। यही प्रेशर वो रीजन होता है जिसकी वजह से पूरे एंशिएंट बेसलाइन रीजन के फरोशियस बीस्ट इस जगह में पैर रखने की हिम्मत नहीं करते। और तो ये एंशिएंट रीजन स्टेज एंशिएंट बेसलाइन रीजन के मिडिल पार्ट और डीपेस्ट रीजन के बीच का इंटरसेक्शन होता है। इस स्टेज पर जाने के बाद ही एंशिएंट बेसलाइन रीजन के डीपेस्ट रीजन में एंटर किया जा सकता है। इसी रीजन की वजह से जो भी फैक्शंस इस एंशिएंट बेसलाइन रीजन में एंटर करे हैं, उन सभी ने इसी स्पॉट को रोकने की जगह बनाई है। जब जियान का ग्रुप एंशिएंट रीजन स्टेज के 5 किलोमीटर के दायरे में पहुंचता है, जियान ने एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन को विड्रॉ कर दिया था। इस बीस्ट का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, वो फालतू के ध्यान को आकर्षित करेगा। इसकी वजह से इसे स्टोर करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। एंशिएंट रीजन स्टेज को अप्रोच करने के बाद जियान का ग्रुप लगातार 10 मिनट तक उड़ता रहता है। इनकी आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ा स्क्वायर आता है। ऐसे खतरनाक से जंगल के बीच में इतने बड़े स्क्वायर को देख के जियान का ग्रुप एकदम स्टंड हो गया था। जब वो स्क्वायर के ऊपर खड़े बहुत सारे लोगों को देखते हैं, तभी फाइनली ने पूरी बात समझ में आती है। शायद यही वो जगह है जिसे एंशिएंट रीजन स्टेज बोला जाता है। इस जगह तक पहुंचने के बाद जियान रिलीफ फील करता है। वो कहता है आप सभी को केयरफुल रहना होगा। पूरे एंशिएंट बेसलाइन रीजन में फेरोशियस बीस्ट फैले हुए हैं। जंगल में एंटर करने के बाद ये पहली बार है जब जियान इतने सारे लोगों को साथ में देख रहा है। इसकी वजह से कहीं न कहीं से रिलीफ फील होती है, लेकिन जियान अंदर से इस चीज को समझता था कि ऐसी फीलिंग्स बिल्कुल रिलायबल नहीं होती। सभी का अलर्ट मोड में रहना काफी जरूरी है। जियान के रिमाइंडर को सुन के सभी लोग नोट करते हैं। पलक झपकते ही वो लोग 1000 मीटर के दायरे को कवर कर लेते हैं। उस इनॉर्मस स्क्वायर के पास पहुंचने के बाद वो लोग लैंड करते हैं। इतने सारे लोगों के आने की वजह से कईयों का ध्यान यहाँ पे आकर्षित होता है, लेकिन वो सभी तुरंत ही नजरों को शिफ्ट भी कर लेते हैं। इस समय के दौरान कई ग्रुप्स यहाँ पे लगातार आ रहे थे। लोगों का आना कोई सरप्राइजिंग नहीं है। जियान की आंखें इस पूरे क्राउड को देखती है, जो कि अलग अलग साइजेस के छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है। इन सभी की बॉडीज में से एक सिमिलर सा सैंड बाहर आ रहा था। जियान कहते हैं इन सभी के और इतने ब्लडी क्यों हो गए। ये सभी ब्लडी सैंड को एमिट करते हैं। ये खून इंसानों का नहीं होता, बल्कि फेरोशियस बीस्ट के ब्लड की स्मेल होती है। वो मन ही मन में कहता है कोई मुझसे ये मत कहना कि इन सभी ने अपनी टोलियों को इसलिए बनाया है जिससे वो फेरोशियस बीस्ट का शिकार कर सके। जियान चुपचाप से अपने ग्रुप को लेके स्क्वायर की मिडिल की तरफ आगे बढ़ता है। अगर सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल रहते हैं तो गूकलन ऐसी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देगा। उनकी यंगर जनरेशन के लिए बोधिसत्व सीड और बोधिसत्व हार्ट बहुत ही फेटल अट्रैक्शंस है। यंग जनरेशन के जो भी एक्सपर्ट्स दोजन क्लास के पीक पे पहुंच चुके हैं, हो सकता है कि उनके बीच में एक दोषंक का जन्म हो। नेचुरली जियान की गूकलाइन के बारे में सर्च करने की इंटेंशंस नहीं होती, उसकी बस जुन्नर को ढूंढने की इंटेंशंस थी, क्योंकि गूकलाइन के अंदर उसका जैसा स्टेटस है वो उसे बोधिसत्व हार्ट को हासिल करने का मौका जरूर देते। ब्यूटीफुल काइलिन, गॉर्जियस लिटिल फेई डॉक्टर और चिंगलिन जैसी ब्यूटीज की वजह से आगे बढ़ता हुआ जियान का ग्रुप कईयों के ध्यान को आकर्षित कर रहा था। जो भी ग्रुप्स यहाँ तक पहुंच पाते हैं उनके पास डेफिनेटली अपनी फाउंडेशन है, और तो यहाँ पे सभी तरीके के लोग थे। अगर इन सभी के पास अपनी सोचने की क्षमता नहीं होती तो ये अभी तक इन लेडीज के ऊपर लाइन मार चुके होते। चाहे बात भले ऐसे ही हो, फिर भी कईयों की गंदी नजरों की वजह से काइलिन और सभी लेडीज का एक्सप्रेशन ऐसे ही कोल्ड हो जाते हैं। अभी जियान को चलते चलते काफी समय हो चुका होता है, लेकिन उसे कोई भी फैमिलियर दिखाई नहीं देता। वो हल्का सरप्राइज फील करता है। इस स्क्वायर के मिडिल पे पहुंचने के बाद जियान को परेशानी मालूम पड़ जाती है। लगता है जो ग्रुप स्क्वायर के मिडिल के पास थे वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहीं पे बाहर की तरफ जो किनारे पे खड़े हुए होते हैं वो सबसे वीकेस्ट होते हैं। जियान सोचता है कि ऐसी पोजीशनिंग नेचुरली हुई है या फिर किसी की करामात है। अभी जियान की आईब्रोज नेट हो चुकी होती है, लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए कदम बिल्कुल नहीं थमते। वो सभी की आंखों के सामने स्क्वायर के मिडिल पे आ जाता है। इस स्पॉट पे पहुंचने के बाद जियान डिस्कवर करता है कि स्टेज के सेंटर पे 1000 फुट चौड़ा और 2 मीटर लंबा टैबलेट मौजूद है। ये टैबलेट पत्थर से बना था। इस स्टोन स्टेज पे कुछ लोग होते हैं, बट इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। बट जैसे हमने ध्यान से देखते हैं हमें कॉमन ट्रेड दिखाई देता है, इन सभी के और एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। इस फैक्ट को रियलाइज करके जियान थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचता। जब उसकी आंखें सभी को स्कैन करती हैं, तुरंत ही उसके चेहरे पे स्माइल आई थी। उसे फाइनली कुछ फैमिलियर फिगर्स दिखाई दिए थे। स्पेशली वो देखता है ग्रीन क्लॉथ लेडी को, जो कि इस समय अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। उसकी आंखों में एक जेंटलनेस फ्लैश हुई थी। जियान पीछे मुड़ के बोलता चलो हम कुछ फैमिलियर लोगों से मिलते हैं, जिसके बाद स्टेज पे चढ़ के गूकलाइन के एरिया की तरफ जाने लगता है। हाउएवर जिस मोमेंट में जियान के पैर इस पत्थर के स्टोन स्टेज से टच होते हैं, वो अपने ऊपर एक आइसी कोल्ड नजर को सेंस करता है। एट द सेम टाइम उसके कानों में एक आइसी कोल्ड आवाज गई थी। वो आवाज कहती है ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, यहाँ से तुरंत ही फूट लो। ऐसी चिली आवाज को सुन के जियान के पैर वहीं पे रुक जाते हैं। हम उसके सर को उठते हुए देखते हैं। जैसे उसकी नजरों में वो फिगर आया था, जियान के चेहरे
पहले भी डिमोनिक स्माइल आती है। वो कहता है फैंग चिंगर। हाँ भाइयों, वैसे मैं तो मैसे स्टेज पे छोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे अपने गले का ख्याल रखना है। बट डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड एकदम ऑसम होने वाला है। शुरुआत में जियान अपनी स्ट्रेंथ को शो करेगा, लेकिन एक्साइटिंग सीन बस ये नहीं है। जब काइलिन एके क्वीन मेडुसा जुन्नर से मिल रही होगी, सच में वो सीन देखने लायक होगा। अब क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट क्लैंस आए हुए हैं, तो फिर हन क्लैन कहाँ पे रह जाएगा। तो फिर एंड में देख रहे होंगे हम हन क्लैन को। अगर वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन करके रखना, जिससे जैसे ही वीडियो रिलीज होता है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर लिखना। वीडियो का लाइक टारगेट है 12K का। अगर आज ही नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हो तो ये फिर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को रिलीज होने से पहले एंजॉय करना चाहते हो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप सभी ओपन है। आप डेफिनेटली उसे ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस का फायदा उठा सकते हो। ज्वाइन करने का बटन आपको चैनल की होम पेज पे मिल जाएगा, तो डेफिनेटली चेक दैट आउट। नाउ लेट्स क्लोज द वीडियो। अगर पिछला पार्ट मिस कर चुके हो तो आपको लेफ्ट में शो हो रहा होगा, फटाक से उसे क्लिक करो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार। सो बाय बाय।